एक्सेप्शन नहीं है। एक ही फंडा है, वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। देयर इज ओनली वन फंडा, वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। बात समझ में आ गई? इसको आप याद रखेंगे, वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो मुझे बताओ OH माइनस और H2O में बेहतर लिविंग ग्रुप कौन सा है? H2O लिविंग ग्रुप की बात करें अगर तो, ठीक है ना? बात समझ में आई? NH2 माइनस और अमोनिया में कौन है बोलो? NH2 अमोनिया, NH3, ठीक है ना? SH माइनस और H2S में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है? H2S, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अमोनिया और PS3 में कौन? PS3, ठीक है ना? वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोगों ने सीख लिया, उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इसीलिए इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं, जैसे CF3SO3 माइनस। SO3 माइनस वैसे ही बहुत वीक बेस है, क्योंकि ये जो एनायन है बहुत स्टेबल है। स्टेबल एनायन इज वीकर बेस एंड वीकर बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप। SO3 minus is very stable anion because you know negative charge is dispersed on 3 oxygens which are all 3 equal RS, और उसमें भी CF3 का माइनस आई लगा हुआ है, इसको सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और इससे भी बेहतर एक और है C4F9SO3 माइनस। ये दोनों ना हम इनको सुपर लिविंग ग्रुप्स का नाम देते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप। और ये अलग से इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन, ट्रिपलेट आयन, ठीक है ना? एंड दीज टू लिविंग ग्रुप्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स एंड इन लिटरेचर दे आर मेंशन्ड एज सुपर लिविंग ग्रुप्स, ठीक है ना? एक और आयन है जिसको टोसाइलेट आयन बोलते हैं। टोलुइन के ऊपर अगर हम SO3 माइनस लगा दें, इसका नाम है टोसाइलेट आयन। ये भी एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं TSO माइनस। टोसाइलेट को लिखने का ये भी एक तरीका है, याद रखें, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो टोसाइलेट की तर्ज पे कई सारे लिविंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनके नेमिंग भी उनकी ऐसे ही की जाती है। जैसे NO2 लगा दें तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, क्यों? नोसाइलेट इसका नाम रखा गया, टोसाइलेट के ही एनालॉगस, इट इज नोसाइलेट। देन इस पे ब्रोमो लगा दें तो ये माइनस आई ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोसाइलेट। केवल बेंजीन ले लें और इसके ऊपर SO3 माइनस लगा दें तो ये है बेसाइलेट। और टोलुइन लगा दें तो ये है टोसाइलेट। दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। SO3 माइनस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप्स। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उसकी लिविंग एबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब वो और भी ज्यादा वीक बेस हो जाएगा। वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप एंड स्टेबल एनायंस आर वीकर बेस। स्टेबल एनायंस आर वीकर बेसेस, वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, बेटर लिविंग ग्रुप्स। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे भी लिविंग ग्रुप्स हैं जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, बट दे कैन बी कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप्स। हाउ? सम poor living groups can be converted to good living groups। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने ले लिया OH। Now OH is a poor living group because after leaving it becomes OH minus and OH minus is a
is a considerably strong base, and strong bases are poor leaving groups. ठीक है ना? It's a poor leaving group, but it can be converted to good leaving group by protonation. हम H2SO4 से इसको प्रोटॉन दिलवा दें, ठीक है ना? अगर ये OH प्रोटोनेट हो जाए, जो कि एक फास्ट प्रोसेस होगा, तो ये OH2 प्लस बन जाएगा. OH is a poor leaving group, but OH2 plus is a good leaving group because after leaving it becomes H2. ठीक है ना? तो ये R को छोड़कर निकल जाएगा. यहां अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लगाया तो RNU जैसा कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन हो जाएगा. हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं. अगर इस OH को आपने गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तो हम टोसाइल क्लोराइड ले सकते हैं. टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो इससे क्या होगा, HCl यहां से निकल जाता है. ठीक है ना? HCl के निकलने से ये बन जाता है इस तरह का ग्रुप. क्या ये एक टोसाइलेट आयन है? देख लो, टोसाइलेट आयन इज ए गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है ना? ये पुअर लिविंग ग्रुप है, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू टोसाइलेट इट बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप. तो अब हम यहां पर SN रिएक्शन करवा सकते हैं, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2. इसी तरीके से NH2 is a very poor leaving group because after leaving it becomes NH2 minus, which is a strong base. So NH2 is a poor leaving group, but it can be converted to good leaving group by treating with HNO2. HNO2 से अगर हम इसको ट्रीट करें तो यहां से H2O निकलकर ये बन जाता है N2+. कैसे बनता है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, हमारे कोर्स में है, हमारे उसका मैकेनिज्म अगर हम करने वाले हैं बाद में. पहले तो आप देख लें कि ये N2+ बन जाता है. दिस इज अल्काइल डाइएजोनियम आयन. ठीक है ना? एंड N2+ इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन आवर लिस्ट. बेस्ट लिविंग ग्रुप. क्यों? Because after leaving it becomes N2, which is very stable compound. You know, nitrogen is a very stable gas because its triple bond is very strong bond, having 228 kilocalorie bond energy, and that's the reason nitrogen is present in atmosphere by almost 78% proportion unreacted. हम लोगों ने पहले भी N2 की बात की है. ठीक है? समझ में आ गई बात? तो N2 is very stable compound. So N2 in our case, in our literature, is the best living group. ठीक है? Full name is unimolecular nucleophilic substitution reaction of first order for RX, एल्काइल हैलाइड के लिए. न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. यूनिमोलिकुलर मतलब मोलिकुलरिटी 1 है. अगर मान लो एक कार्बन है जिसके ऊपर एक R लगा हुआ है और एक H है और एक ड्यूटेरियम और यहां पर एक X लगा हुआ है. ये कायरल कार्बन है, sp3 है, कायरल कार्बन है. तो SN1 रिएक्शन क्या कहता है कि पहले स्टेप में ये X माइनस निकल के जाएगा, ये स्टेप स्लो होगा और RDS होगा. व्हाट डू यू मीन बाय RDS? डिटरमाइन. तो हमेशा हर स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होती है. हर स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें ये X जो है वो लीव करने की टेंडेंसी शो कर रहा है. तो इससे हमने देखा कि X was about to leave. This is transition state 1. This is TS1. राइट? अब ये लीव कर गया. जब लीव कर गया तो जो कार्बन है वो फुल्ली प्लेनर हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया. बात समझ में आ गई? दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. दिस इज कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. रीअरेंजमेंट पॉसिबल. रीअरेंजमेंट पॉसिबल.
ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नाउ सिंस दिस कार्बोकेटायन इज प्लेनर, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल विच कम्स इन द फास्ट स्टेप may attack from both sides, I mean from front and back both. But when nucleophile is approaching, there will be a transition state where nucleophile is just approaching the carbon. Carbon becomes partially positive and nucleophile is partially negative this way. But you know, nucleophile can attack on this carbocation intermediate from front and back both because carbocation is planar. So what we get is, we get this product as well as the mirror image, because nucleophile has equal opportunity to attack from the both sides, and that means in case of SN1 reaction, you know, racemic mixture of the product will be obtained. This is the product, racemic mixture of the product. Racemic mixture of the product will be obtained. मैं क्या बताना चाहता हूं कि SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में जो कि स्लो स्टेप है और RDS है, लिविंग ग्रुप निकल के चला जाता है, जिसकी वजह से एक कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में यही अंतर है कि एक इंटरमीडिएट हमेशा 2 TS से घिरा होता है। इंटरमीडिएट की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। इंटरमीडिएट को डिटेक्ट किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है, टीएस को नहीं किया जाता, उसको गेस किया जाता है। बात समझ में आ गई। और जब भी कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाएगी तो वो दोनों तरफ से 2 TS से घिरा होगा, 1 TS फॉर ईच स्टेप, दैट इज द फंडा। SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप RDS है। RDS is the slowest step. In case when any reaction is taking place in the multi steps, then the slowest step is called RDS, rate determining step. ऐसा माना जाता है कि अगर स्लोएस्ट स्टेप पूरा हो गया तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेप बहुत ही फास्ट है, विद इन नो टाइम वो हो जाएगा। इसको ऐसे समझें आप, इस बात को इस तरह से समझें। मान लो एक हमने सैंड बॉल लिया है, सैंड बल्ब लिया है इस तरह का। मान लो हमने यहां पर एक बल्ब 1 और बल्ब 2 ऐसे करके एक इस तरह का फंडा लिया, नीचे एक ट्रे रखी हुई है, यहां सैंड है। ये बल्ब 1 में रखी हुई सैंड जो है वो नीचे आ रही है, और जब नीचे ये आ रही है देन इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन द ट्रे डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। मान लो कोई पूछे कि विच बल्ब 1 और 2 इज बेसिकली गवर्निंग द रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड। 1 क्यों? क्योंकि अगर वो 1 से बाहर आई तो समझो नीचे आ गई, क्योंकि यहां पर तो उसको टाइम नहीं लग रहा। सेम इज द केस ओवर हियर। अगर पहला स्टेप हो गया तो दूसरा स्टेप समझो हो गया, क्योंकि दूसरा स्टेप विद इन नो टाइम हो जाता है। समझो इसमें लगता है 1 सेकेंड और इसमें लगता है 10⁻12 सेकेंड। तो अगर 10⁻12 सेकेंड की जगह 10⁻10 सेकेंड में लगे तो क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन तो फिर भी 1 सेकेंड में पूरी हुई ऐसा माना जाएगा ना। इसीलिए फास्ट स्टेप में अगर आप कोई प्रोसेस भी कर दें तो भी रिएक्शन के रेट पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं इसी में कोई स्प्रे लगा के कुछ कलर और डालना शुरू कर दूं, तो क्या उससे रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। फास्ट स्टेप में आप कुछ भी कर लें, कोई भी चेंज कर लें, दैट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज फास्ट स्टेप इधर वेरी फास्ट और स्लाइटली मॉडरेटली फास्ट विल नॉट अफेक्ट द रेट, क्योंकि रेट इज डिटरमिन्ड बाई अ वेरी स्लो स्टेप, दैट इज RDS। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो रहा है? तो ये एक 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। पहला स्टेप RDS से स्लो है, दूसरा स्टेप बहुत फास्ट है। दूसरे स्टेप में एक फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के नेचर और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता। एनी फेनोमेनॉन विच इज टेकिंग प्लेस इन द फास्ट स्टेप विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? सभी को क्लियर हो रहा है? ये है इन्वर्जन प्रोडक्ट, जिसमें कन्फिगरेशन उल्टा हो गया, और इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू, मैं बता देता हूं। दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट। कन्फिगरेशन का रिटेंशन हो रहा है इसमें, क्योंकि लीविंग ग्रुप जिधर से निकला न्यूक्लियोफाइल उधर ही लगा हुआ है। एंड दिस वन इज इन्वर्जन प्रोडक्ट, एंड प्रैक्टिकली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज स्लाइटली मोर। व्हाई? बिकॉज वंस X माइनस लीव्स इट रिमेन्स हियर। जब तक ये थोड़ी डिस्टेंस पे जाता तब तक बैक अटैक हो चुका था, फ्रंट अटैक अभी हिंडर हो रहा था उसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। जब वो X माइनस निकल के वहीं खड़ा है अभी,
बैक अटैक शुरू हो गया, सामने से न्यूक्लियोफाइल अवॉइड कर रहा है आना, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम यही मानते हैं कि SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी दोनों की मात्रा बराबर होती है, ठीक है ना। जरा की पॉइंट्स में कुछ बातें लिखें। अरे यार टाइम नहीं है ज्यादा भाई, ये रिएक्शन वैसे ही कुछ सेकंडों में हो जाती है। पहला पॉइंट लिखो। अच्छा ठीक है भाई, की पॉइंट्स में पहला पॉइंट नोट करें। इन फर्स्ट स्लो स्टेप the leaving group leaves, फुल स्टॉप के बाद लिख देना, इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज RDS। इन फर्स्ट स्लो स्टेप लीविंग ग्रुप लीव्स, इट इज RDS। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, ऐसे लिखना, मे रीअरेंज। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, इन सेकंड फास्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटायन। आई रिपीट, इन सेकंड फास्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटायन from front and back both, from front and back both। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी ये बात। एक पॉइंट और लिखो, सिंस द फोर्थ since the nucleophile is introduced in fast step, since the nucleophile is introduced in the fast step, that's why the concentration of nucleophile doesn't affect the rate of reaction. I repeat, since the nucleophile is introduced in a fast step, that's why the concentration of nucleophile doesn't affect the rate of reaction. ठीक है ना। उसके बाद जरा काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेटिक्स, इन दिस रिएक्शन rate of the reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide, and the concentration of nucleophile will not affect the rate of the reaction as the nucleophile is introduced in a fast step. So this rate is equal to, the rate is equal to K into concentration of alkyl halide, where what is K? What is K? Tell me. It is rate constant, you know. It is rate constant. Order of the reaction is 1. Order is an experimentally determined fact. It is defined as order is equal to the power raised over the concentration terms in rate expression. इस फॉर्मूले को रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो ऑर्डर होता है उसके सम को, जो पावर होती है उसके सम को ऑर्डर बोला जाता है। एंड इट इज, दिस रेट एक्सप्रेशन इज एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। आपको उन्होंने बताया है, फिजिकल में आपने पढ़ रखा है कि पहले एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हमने दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लिया, बाद में एक को बढ़ा के डबल किया, फिर दूसरे को डबल करके देखा रेट पे क्या फर्क पड़ता है, फिर हाफ करके देखा, फिर क्या रिलेशन बनता है, उसके हिसाब से फिर हम रेट एक्सप्रेशन स्टेब्लिश करते हैं, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। Molecularity is 1. Molecularity is the number of moles of reactants taking part in RDS, and we can see that in the reaction in RDS only one mole of reactant is taking part, and that's why molecularity is 1. Although there is other reactant also which is introduced in the fast step. बात समझ में आ गई। तो ये काइनेटिक्स का फंडा है इसका। इसके अलावा अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लिख लो जरा, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन।
racemization of configuration occurs in SN1 reaction. ठीक है, नोट करो. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. जब भी कोई रिएक्शन किसी इंटरमीडिएट से होकर जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में पीक के ऊपर डबल पीक बनता है. इधर की ओर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर की ओर है पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम पी डायग्राम देखें तो हम देखते हैं कि डायग्राम डबल पीक वाला डायग्राम बनता है. ठीक है ना. यहां पर है एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल. यहां पर है TS1, ये है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, फिर है TS2 और फिर है प्रोडक्ट RNU प्लस X माइनस. जब भी कभी रिएक्शन किसी इंटरमीडिएट से होकर निकलेगी तो डबल पीक वाला डायग्राम बनेगा, और जब रिएक्शन किसी TS से होकर निकलेगी तो सिंगल पीक वाला पी डायग्राम बनेगा. इंटरमीडिएट इज ऑलवेज सराउंडेड बाई 2 TS and intermediate is slightly more stable as compared to TS and that's why there is energy dip at the top. ये जो है ना, ये इसको अगर जूम करके देखें तो हम देखेंगे कि यहां पर एक एनर्जी डिप है. ठीक है ना, बात समझ में आई. जो एनर्जी डिप है उसमें आप देखें कि इधर वाली पीक थोड़ी ऊंची है और इधर वाली पीक थोड़ी सी लोअर है. दैट्स व्हाई ओवरऑल द रिएक्शन इज फॉरवर्ड. ओवरऑल द रिएक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर होगी बात. जब भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाएगी तो डबल पीक वाला डायग्राम बनेगा, और जब कोई रिएक्शन TS से होकर जाएगी तो सिंगल पीक वाला डायग्राम बनेगा. समझ आ गई बात. किसी को डाउट है तो पूछ लो. हाँ, रीअरेंज होगा तो एक पीक और आएगी. कैसे, जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया एक इस तरह का कंपाउंड, यहां हमने ब्रोमो ले लिया और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं. यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस है, डाइल्यूट है, वीक है. पहले स्टेप में क्या होगा बोलो, Br माइनस को निकलना है. जब Br माइनस निकल रहा होगा तो TS1, क्यों, Br माइनस इज अबाउट टू लीव, यही तो. दिस इज TS1. Br माइनस निकल गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया. दिस इज इंटरमीडिएट फर्स्ट. ठीक है ना. विल दिस इंटरमीडिएट रीअरेंज, व्हाट डू यू से, क्या क्या रीअरेंजमेंट होगा बोलो. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यही तो. अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो फिर से एक TS बनेगी. हाइड्राइड शिफ्ट में या रीअरेंजमेंट वाले में भी तो एक TS होती है, क्यों भाई. दिस इज TS2. अभी एक नए इंटरमीडिएट में बदल जाएगा जो टर्शरी इंटरमीडिएट होगा, ज्यादा स्टेबल. सो दिस इज इंटरमीडिएट सेकेंड. अब क्या होगा बोलो. अब न्यूक्लियोफाइल ने आना है. अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो फिर से एक TS होगी, क्यों, फिर से एक TS होगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल अब अप्रोच कर रहा होगा. पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा. ये न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, सॉरी. ठीक है ना. तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा. अच्छा ठीक. तो आपने देखा, इतना ये मैनेज कर ले इसको इतना. तो आपने देखा कि हमने जब रिएक्शन करवाई तो हर स्टेप के लिए एक TS मिला, 1 TS फॉर ईच स्टेप. अगर हम इसका पी डायग्राम बनाएं, पी डायग्राम अगर हम बनाएं इसका, इधर की ओर पोटेंशियल एनर्जी है. इस रिएक्शन का पी डायग्राम यहां बना रहा हूं. इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. ठीक है ना. तो आप देखें, पहले TS1, फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट, फिर TS2,
फिर इंटरमीडिएट सेकेंड विच इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट इंटरमीडिएट, देन TS3 एंड देन फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है ना? तो आप देखें ये तो है रिएक्टेंट का स्टेज, यहां आया TS1, फिर ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, फिर ये बना TS2, फिर ये बना सेकेंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई लोअर इन द एनर्जी कर्व, देन TS3 एंड फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? जितने TS उतनी पीक्स। क्लियर है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा, डायग्राम बना के बोलेंगे बताओ कौन से वाली रिएक्शन के डायग्राम को देखकर बताओ कौन सी वाली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, बता दोगे? मान लो ये एक बार और रीअरेंज हो रहा होता तो कितने पीक हो रहे होते? 4 पीक हो जाती। समझ में आ गई बात? मान लो पहले एक रिंग के बाहर प्लस चार्ज बन गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, दूसरा बन गया, फिर उसमें H- शिफ्ट हो गया, तीसरा बन गया, तब जाके SN1 रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफाइल आया है, 4 पीक्स हो जाएंगी। समझ गए ना? डायग्राम को देखकर पता लग जाएगा कि किस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई बात? जितने स्टेप्स उतनी TS, और जितने TS P डायग्राम में उतनी ही पीक्स। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ रहे हो कि नहीं? कोई मेरी ओर नहीं देख रहा है कि ठीक है यार। आप RDS तो यही है, दिस इज RDS, रीअरेंजमेंट इज फास्ट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक is fast. Understand? So rate of reaction is directly proportional to the stability of carbocation which will be formed in first row, which will be formed in RDS. Rearrangement in this case is a fast process. There are some reactions in which rearrangement is slow process, and in those cases the migratory aptitude order will be strictly followed. लेकिन हम लोगों ने लिखा है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट जो हो रहा है वो एक फास्ट स्टेप है। तो जब कोई फास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट के 2 रीजन होते हैं, रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और उस ग्रुप का अपना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में से कौन सा फैक्टर कब डोमिनेंट हो जाएगा उसके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बना ली है। बात समझ में आ गई? लेकिन SN1 रिएक्शन का रेट इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो पहले स्टेप में पहली बार में जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितना स्टेबल है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात है? अगर मैं यहां पर कुछ एल्काइल हैलाइड्स लिखूं तो आप बता दोगे SN1 किसमें फास्ट किसमें स्लो? समझ जाओगे क्या? चलो मैं यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ SN1 ऑफ RX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है ना? चलो मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको ऑर्डर बताना है। बोलो क्यों? ये टर्शरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट SN1 नहीं होती है, मिथाइल में ऑलमोस्ट नहीं होती। वर्चुअली CH3+ इज नॉट फॉर्म। समझ में आ रही है बात? बोलो सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर 1। ये ब्रिजहेड पे तो नो SN1। बोलो क्यों? क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन पर प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है बात?
बताते जाओ, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर मैं पूछ लूंगा। चलो बोलो, इसमें कौन फर्स्ट, रीजन बताओ, प्लस एम की स्टेबिलिटी। इसमें बोलो सेकंड, रीजन बताओ। आप जहां एक्स लगाए वहां से एक्स निकाल के प्लस चार्ज लगा के देख लें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन है। इसमें बोलो फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बोलो। सेकंड, क्यों? अल्फा एच यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 है, और लिख देता हूं इसी लगे। इसको करते जाओ ना। चलो जल्दी जल्दी बता दो। इसमें सेकंड ज्यादा बेसिक हो जाएगा। रीजन बोलो सीपीएम का। इन तीनों में बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एट्थ में फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाइन्थ में सेकंड इज बेटर। इसमें बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट कौन सा होगा? ये होगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंडरी है, उसके बाद फोर्थ। ये वीक क्यों हो गया? क्योंकि ये ब्रिज हेड है। शिफ्ट होने के बाद वाला हमें कंसीडर नहीं करना है रेट के लिए। रेट के लिए तो हमें केवल ये देखना है कि पहली बार में जो कार्बोडाइन बना उसमें कौन ज्यादा स्टेबल था। इसमें बता दो 35 या 37। हेवियर आइसोटोप का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, रिमूवल मुश्किल हो जाता है। इसमें बोल दो फर्स्ट ना, कार्बोडाइन यहां पे टर्शरी हो जाएगा। इसमें बोलो फर्स्ट हो जाएगा, यहां पे कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा ज्यादा होंगे। इसमें बोलो
फर्स्ट इसमें बोलो, सेकंड रीजन बोलो, NH2 का प्लस M। 11 में बोलो भाई, ये हेवियर आइसोटोप है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो रिमूवल मुश्किल हो जाएगा।